सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय शौर्या में, जिसमें आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संघीय संसद के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक से हर वर्ष प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 2 से 4 प्रश्न आते ही आते हैं, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। संघीय संसद भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 79 अर्थात 79 में मिलता है। ठीक है। तो भारत की संसद तीन लोगों से मिल लोगों नहीं, तीन विषयों से मिलकर बनती है। सबसे पहला राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब बढ़ते हैं राज्यसभा की ओर। तो राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 अर्थात 250 हो सकती है, और राज्यसभा की संरचना का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में मिलता है, और इसकी अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वह 30 वर्ष है। ठीक है दोस्तों। तो आप यदि 30 साल के हो जाएंगे तो आप राज्यसभा की सदस्यता के लिए अर्ह हो जाएंगे। ठीक है, एलिजिबल हो जाएंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि विषय थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। अब देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। ठीक है। तो भारत में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। इस प्रणाली में प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का एक निश्चित कोटा प्राप्त होता है। राज्यों के विधानसभा सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। ठीक है। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कौन करता है? राज्यों के विधानसभा सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव होता है। विधानसभा सदस्य मतलब कि आपके यहाँ जो विधायक है वह इन सीटों के लिए अ, अपना वोट डालेंगे। ठीक है। इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो एक कोटा महत्वपूर्ण है जो निम्नलिखित सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। तो इस सूत्र क्या है कि कुल मतदान बटे कुल विजयी उम्मीदवार प्लस वन, और ब्रैकेट में फिर इसके बाद प्लस वन। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद उदाहरण के लिए यदि राजस्थान के 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनने हैं, तो विजयी उम्मीदवार को इतना इतना प्राप्त करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले 200 बटे 4 प्लस 1। ठीक है। और उसको प्लस वन। ठीक है। 4 सदस्य चुनने हैं तो 4 में प्लस 1 कर देंगे, फिर उसको उस 200 में उसका भाग देंगे तो 200 बटे 5 हो जाएगा, उसको प्लस वन कर देंगे, फिर टोटल 41 हो जाएगा। ठीक है। तो 41 वोटों की जरूरत होगी। ठीक है, विजयी उम्मीदवार को। जब मतगणना होती है तब उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है। प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या वोटों का कोटा नहीं प्राप्त कर पाती तो पुनः मतगणना की जाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई प्रथम वरीयता। फिर ऐसे प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट प्राप्त हुए हों। उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। ऐसा करने से प्रत्येक मतपत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक वांछित संख्या 4 के बराबर प्रत्याशियों को विजयी घोषित नहीं कर दिया जाता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये थोड़ा टर्म्स इसकी थोड़ी कठिन है, तो आप इसको एक बार और देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में यह संख्या 245 अर्थात कि राज्यसभा में वर्तमान में कुल 245 मेंबर हो सकते हैं। इनमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। जो कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ठीक है, या सहकारिता, इन क्षेत्रों से लिया जाता है और इस क्षेत्र के ये विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती।
ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि राज्यसभा जो है स्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितने सदस्य? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, जिसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 83(1) में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण हो गया। अनुच्छेद 83(1) में उल्लेख मिलता है कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, ठीक है, जिसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 89 में। पहला बिंदु है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो कौन? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कब की बात हो रही है? पद की रिक्तता की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपसभापति का पद रिक्त होना और पद त्याग और पद से हटाया जाना, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 90 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद हमको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। चूंकि हम वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ये जरूर पूछा जाता है। पहला बिंदु है, उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो जब तक कि वह सदस्य रहता है राज्यसभा का तब तक ही वह उपसभापति बना रहेगा। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकेगा। तीसरा है, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो तत्कालीन तत्कालीन की बात हो रही है, मतलब उपस्थित समस्त सदस्यों के बहुमत से, बहुमत अर्थात 50% +1 से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो 14 दिन पहले उसको बताना पड़ेगा, अर्थात उपसभापति को आपको बताना पड़ेगा 14 दिन पहले कि आपको हटाए जाने का संकल्प पेश किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर साइड में अच्छा एक बार दिया हुआ है कि राज्यसभा सदस्य जो कि प्रधानमंत्री बने हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसे 4 राज्यसभा सदस्य रहे हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं। पहले हैं इंदिरा गांधी, जिनका कार्यकाल 1966 से 1967 तक था राज्यसभा में। फिर एच डी देवेगौड़ा 1996 से 1997। फिर आई के गुजराल 1997 से 98। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नोट दिया है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। मतलब कि मान लीजिए कि सभापति को हम हटा रहे हैं, सभापति को हटाने वाले हैं, तो उसको जब हटाएंगे तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, मतलब कि वो चेयर नहीं करेगा। फिर इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 92 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद जो है राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है दोस्तों। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वह होती है लोकसभा के प्रति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी रहती है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। अगला बिंदु है, अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 249 ही हमको ये बताता है कि राज्य सूची से संबंधित कोई भी विषय जो कि राष्ट्रीय महत्व का है उस पर संसद अस्थायी रूप से कानून बना सकती है। ठीक है, और जो कि 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है लगभग। ठीक है, अब यहाँ पर साइड में एक लाइन दिया है, उससे पहले हम नीचे की बात कर लेते हैं, वो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि केवल राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 312 में मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 312, जो कि हमें अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात बताता है।
ठीक है, तो केवल और केवल राज्यसभा को ही ऐसा अधिकार है कि वह राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार रखता है। अब अखिल भारतीय सेवाएं क्या क्या होती हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस तथा आईएफएस। ठीक है दोस्तों, आईएफएस अर्थात इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, आप फॉरेन से मत जोड़िएगा, फॉरेस्ट होता है। और आईपीएस आईएएस तो आपको पता ही है। फिर संसद भवन की बात करें तो यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिजाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हेबर्ट ब्रेकर ने, ये संसद पुराने संसद भवन की बात हो रही है, तो एडविन लुटियंस एवं सर हेबर्ट ब्रेकर ने 1912-1913 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी और संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अब हम सदस्यों की बात करेंगे। तो किस किस राज्य से कितने सदस्य आते हैं, महत्वपूर्ण है, कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश से आते हैं 31 सदस्य। ठीक है, राज्यसभा में सबसे अधिक सर्वाधिक 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से आते हैं। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र जिससे 19 सदस्य आते हैं। इसके बाद तमिलनाडु 18, बिहार से 16, पश्चिम बंगाल से भी 16, कर्नाटक से 12, आंध्र प्रदेश से 11, मध्य प्रदेश से 11, गुजरात से 11, उड़ीसा से 10, राजस्थान से 10। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बिहार 16, पश्चिम बंगाल 16, कर्नाटक 12, आंध्र प्रदेश 11, मध्य प्रदेश 11, गुजरात 11, उड़ीसा 10 तथा राजस्थान 10। ठीक है, तो आप क्रम से भी याद कर सकते हैं, मतलब कम से ज़्यादा होने पर आपको शुरू के 4 और 5 जरूर याद रखने हैं, और बाकी आपको अपने राज्य का तो ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। जैसे मान लीजिए अगर आप मध्य प्रदेश या गुजरात से हैं तो आपको 11-11 याद रखना होगा। ठीक है, यदि आप उड़ीसा से हैं तो आपको 10 याद रखना होगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश 31, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। ठीक है, और बिहार और बंगाल ये दोनों बराबरी पर हैं। आगे है केरल। केरल से 9, पंजाब से 7 तथा असम से 7। ठीक है, पंजाब और असम दोनों साथ साथ हैं। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर साइड में आते हैं तेलंगाना। तेलंगाना जो है उसमें भी 7 है। फिर झारखंड, इसमें 6, छत्तीसगढ़ 5, हरियाणा 5, हिमाचल 3, उत्तराखंड 3, नागालैंड 1, मिजोरम 1, मेघालय 1, मणिपुर 1, त्रिपुरा 1। एक बार फिर से देख लेते हैं, तेलंगाना 7, झारखंड 6, छत्तीसगढ़ 5, हरियाणा 5, हिमाचल 3, उत्तराखंड 3, नागालैंड 1, मिजोरम 1, मेघालय 1, मणिपुर और त्रिपुरा ये 1। ठीक है, तो एक 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 वाले ये जो अधिकांशतः नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। ठीक है, केवल इसमें असम जो है, असम में 7 हैं, बाकी सभी में एक एक हैं। तो सिक्किम में भी एक है, अरुणाचल में भी एक है, और गोवा में, गोवा तो जबकि हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के पास में है, अर्थात तटीय राज्य है, छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक एक राज्यसभा सीट होती है। अब संघीय क्षेत्रों की बात करें, अर्थात जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसमें कितनी है, तो सबसे पहला जम्मू कश्मीर जिसमें 4 हैं, फिर है पुडुचेरी जिसमें 1 है, तथा हमारा दिल्ली उसमें 3 है। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली में 3 राज्यसभा सीट आती हैं। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति जो हैं श्री SV कृष्णमूर्ति राव हैं। यह प्रश्न आ चुका है कई एग्जामों में, तो आपको ये जरूर से जरूर याद रखना है कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे, श्री SV कृष्णमूर्ति राव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, धन विधेयक। धन विधेयक की बात चल रही है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, मतलब पुनः स्थापित अर्थात पेश नहीं किया जा सकता सबसे पहले। ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 109(1) में।
ठीक है दोस्तों, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है। हम बात कर रहे हैं अभी राज्यसभा की, ठीक है। तो जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, ठीक है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा माना जाता है। और राज्यसभा धन विधेयक को ना अस्वीकार कर सकती और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती। वह केवल और केवल सिफारिश कर सकती है। किस मामले में? धन विधेयक के मामले में। और मान लीजिए 14 दिन तक यदि राज्यसभा ने इसको अ, पारित नहीं किया तो वह इसको पारित माना जाएगा, ठीक है। तो वापस नहीं हो सकता क्योंकि धन विधेयक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम दो बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। और राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो गठन जो है इसका कब हुआ था? 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 1952 को। और पहली बैठक जो है 13 मई 1952 को हुई थी। अब कंफ्यूज मत होना कि 3 अप्रैल को गठन हुआ था जबकि पहली बैठक 13 मई को हुई थी। अब राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कहाँ का नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रश्न आ सकता है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली, दमन दीव तथा लक्षद्वीप, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की बात करेंगे। अब हमारा राज्यसभा हो चुका है। लोकसभा लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में मिलता है। अब लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है, ठीक है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, ठीक है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 93 में मिलता है। फिर से देखते हैं कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 93 में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 550 हो सकती है और इसमें से अधिकतम 530 सदस्य जो हैं राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं, जबकि अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 530 सदस्य जो हैं राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, ठीक है। और इन सदस्यों में से 524 सदस्य 28 राज्यों से और 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि वर्तमान की बात हो रही है कि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है और इनमें से 524 जो है 28 राज्यों से आते हैं, जबकि 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। अब यहाँ पर हाँ, नोट दिया है, नोट की बात कर लेते हैं पहले कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में हुआ था। इस अधिनियम में क्या हुआ था? लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त किया गया था। इससे पहले क्या होता था कि लोकसभा में मुख्यतः 2 ऐसे आंग्ल भारतीय समुदाय से व्यक्ति चुने जाते थे, मनोनीत किए जाते थे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ताकि उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन 2020 में इस संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले, अर्थात उन्होंने भाषण दिया। पहले नंबर पर हैं डी आइजनहावर 1959 में, फिर हैं जिमी कार्टर 1978 में, फिर बिल क्लिंटन 2000, बराक ओबामा 2010 तथा फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे, तो ऐसे थे रिचर्ड निक्सन 1969, जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे जो संसद नहीं पहुंचे, ठीक है दोस्तों।
नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए, जो कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 330 में मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि नए जो परिसीमन हुआ उसके बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 330 था। फिर 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, तो 84वां संविधान संशोधन विधेयक 2001 में पारित किया गया था, जिसमें लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार अर्थात 18 वर्ष आयु के आधार पर होता है। आगे बढ़ते हैं। 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1989 में, उसके अनुसार 18 वर्ष की आयु के प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है, अर्थात जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है वह मतदान का अधिकार रखता है। ठीक है दोस्तों, साइड में क्या लिखा हुआ है कि सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो ये है बाहरी दिल्ली। इसके बाद सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है लक्षद्वीप, जिसके मतदाता 39,033 हैं। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, ये है हमारा लद्दाख। फिर अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो ये है चांदनी चौक चांदनी चौक दिल्ली। अगला बिंदु है लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और ये किया गया है अनुच्छेद 330 तथा 332 में। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए था, 10 वर्ष के लिए था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा बार बार 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ाया दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमें संविधान संशोधन याद रखना है कि 104वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा पुनः अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और इन आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अगला बिंदु है लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न है। ठीक है, तो पहली योग्यता है वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। तीसरा, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो। फिर अगला है वह पागल या दिवालिया ना हो। अगला बिंदु है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण लाइन है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 75(3) में मिलता है। अगला बिंदु है प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री जब परामर्श दे देंगे तो राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला बिंदु है आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, फिर आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दिशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। ठीक है, उद्घोषणा समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक उसका विस्तार नहीं होगा। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो दोस्तों महत्वपूर्ण है, इंदिरा गांधी के समय ऐसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन
राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। ठीक है, तो अधिवेशन जो है किसके द्वारा बुलाए और स्थगित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। ठीक है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 100 और 3 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि अगर मान लीजिए कि कुल 100 सदस्य हैं, तो 100 में से 10 सदस्य उसमें उपस्थित होने चाहिए, जो कि उसका गणपूर्ति होगा। गणपूर्ति या कोरम बोल सकते हैं। यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है, तो सभापति या अध्यक्ष उस अथवा उस रूप में कोई कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती। ठीक है, इसका उल्लेख हमें मिलता है अनुच्छेद 100 और 4 में। फिर है लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होती है, जो कि 55 होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। पहला क्या है? विधेयक एक सदन में पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए तब तब क्या होना चाहिए? तब कौन कौन सी स्थिति बननी चाहिए? पहला है दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो। फिर दूसरा है विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों। फिर तीसरा है दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक प्राप्त किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हों। ठीक है, तो ऐसा होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अब है कि सदनों के संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की। ठीक है दोस्तों, यहाँ आशय जो शब्द लिखा है उसको आप ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वह क्या है। मतलब कि राष्ट्रपति का आशय है, राष्ट्रपति का आदेश है, तो राष्ट्रपति का यह आशय है। फिर से पढ़ते हैं। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108(5) के अधीन संयुक्त बैठक हो सकती है और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि विघटन होने के बावजूद, किसके? लोकसभा के विघटन होने के बावजूद अनुच्छेद 108(5) के तहत संयुक्त बैठक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं इस लिस्ट की, जिसमें हमें लोकसभा और उनके सदस्यों की संख्या की बात करेंगे कि किस किस राज्य से कितने सदस्य आते हैं। तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, जहाँ से 80, उसके बाद महाराष्ट्र से 48, पश्चिम बंगाल से 42, बिहार से 40, तमिलनाडु से 39, मध्य प्रदेश से 29, कर्नाटक से 28, गुजरात से 26, राजस्थान से 25, आंध्र प्रदेश 25, उड़ीसा से 21, केरल से 20, तेलंगाना से 17, झारखंड से 14, असम से भी 14, पंजाब से भी 13, छत्तीसगढ़ से 11, हरियाणा से 10, उत्तराखंड से 5, हिमाचल से 4, मेघालय से 2, अरुणाचल से 2, गोवा से 2, मणिपुर से 2, त्रिपुरा से 2, सिक्किम से 1, नागालैंड से 1, मिजोरम से 1। अब संघीय क्षेत्रों की बात करें तो दिल्ली से सर्वाधिक 7, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1, पुडुचेरी 1, चंडीगढ़ 1, फिर दादर व नगर हवेली एवं दमन एवं दीप से 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 1 तथा लक्षद्वीप से 1। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम। महत्वपूर्ण नोट दिया है कि अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। ठीक है, और धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। महत्वपूर्ण है कि धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको अलग अलग पारित होना जरूरी है।
और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368(2) के द्वारा शासित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनसे परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। ठीक है, तो नियम कौन बनाएंगे? राष्ट्रपति बनाएंगे। और अनुच्छेद कौन सा है? 118(3). संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 118(4) में मिलता है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेंगे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 108(4) में मिलता है। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही जो है लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार चलती है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि संयुक्त बैठक की कार्यवाही किस सदन की प्रक्रिया के अनुसार चलती है? तो विकल्प में रहेगा लोकसभा और दूसरा रहेगा राज्यसभा। तो लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार ये चलती है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यवगत यानी समाप्त नहीं होते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 107(3) में मिलता है। ठीक है, तो सत्रावसान के कारण कोई भी विधेयक व्यवगत या समाप्त नहीं होते। अगला है राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है वे भी लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वह अभी जीवित हैं, अभी लोकसभा में आने बाकी हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 107(4) में मिलता है। फिर अगला है कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन होने पर व्यवगत हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 107(5) में मिलता है। फिर से पढ़ते हैं एक बार और कि कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन होने पर व्यपगत हो जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा। अगला है लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या जो है 20 होती है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? लोकसभा की। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है और इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण लाइन है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। ठीक है, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। नोट दिया है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो भारत के संविधान में ऐसे किसी प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे लोकसभा के पदाधिकारियों की। सबसे पहले अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष को चुनेगी। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सिर्फ शपथ दिलाने के लिए जो नए सदस्य हैं। फिर प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक कि नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता। अब अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं, मतलब एक दूसरे को ये लोग उपाध्यक्ष त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जो है अध्यक्ष के रूप में, मतलब कि अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो उनमें आ जाएगा, विकल्प में आ जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, उपाध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो हमें इनमें से कोई नहीं को लगाना है क्योंकि इनकी अलग से कोई शपथ नहीं होती, सिर्फ एक सदस्य के रूप में इनकी शपथ होती है। फिर आगे बढ़ते हैं,
14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कितने दिन की पूर्व सूचना पर? 14 दिन की पूर्व सूचना पर। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। मतलब कि मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो चुका है, भंग हो चुकी है, लेकिन अध्यक्ष जो है वह अपनी जो सीट है वो अगली लोकसभा की पहली बैठक तक रिक्त नहीं करते। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल, उसमें से कोई व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार की बात करते हैं। पहला है सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना और नियम के विरुद्ध घोषित करना। दूसरा है किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। इसके बाद चौथा है संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना। ठीक है, तो भाषण देने की अनुमति कौन देता है? और सभापति देता है। और भाषणों का क्रम और समय निर्धारित करने का कार्य अध्यक्ष करता है। विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना, परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार किसका होता है? सभापति या अध्यक्ष का होता है। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार जो है करना, उसका कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करना। ठीक है दोस्तों, तो पहला तो हो गया कि संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला जो पत्र व्यवहार है वो करना। ठीक है, इसके बाद अगला है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करना। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस मामले में जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह सुप्रीम लीडर होता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, उसमें लोकसभा के अध्यक्ष दिए गए हैं, उसकी अभी हम बात करेंगे। उससे पहले हम नोट पढ़ लेते हैं कि न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। ठीक है, अब अगली लाइन दी है, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो है 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा था। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वे थे हमारे श्री जी.वी. मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत अनंत शयनम थे। ठीक है, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हमारे जी.वी. मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे। अब बात करते हैं हम लोकसभा के अध्यक्षों की। तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वे गणेश वासुदेव मावलंकर एवं एम अनंत शयनम आयंगर थे। दूसरी की बात करें तो एम अनंत शयनम अयंगर थे, और फिर तीसरी में हुकुम सिंह थे, चौथी में नीलम संजीव रेड्डी और गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, पांचवी में गुरुदयाल सिंह ढिल्लों और बलिराम भगत, छठी में नीलम संजीव रेड्डी, के एस हेगड़े, सातवीं में बलराम जाखड़ तथा आठवीं में बलराम जाखड़। और बलराम जाखड़ का जो कार्यकाल था सबसे लंबा रहा था। फिर नौवीं में रवि राय, 10वीं में शिवराज बी पाटिल, 11वीं में पी ए संगमा, 12वीं में जी एम सी बालयोगी, फिर 13वीं में जी एम सी बालयोगी एवं मनोहर गजानन जोशी, 14वीं में सोमनाथ चटर्जी, फिर 15वीं में मीरा कुमार, फिर 16वीं में सुमित्रा महाजन, फिर 17वीं में ओम बिरला तथा 18वीं में पुनः ओम बिरला आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। पहला बिंदु है सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 101 में मिलता है। अगला बिंदु है संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है और उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है,
तो भी संसद की कार्यवाही विधिमान्य होगी। यह अनुच्छेद 102 में मिलता है। फिर अगला बिंदु है संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता, और स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को स्वयं 4 बजे ही लाया जाता है। अगला बिंदु है किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए यह राष्ट्रपति जो है वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सहायता लेते हैं। और यदि मान लीजिए कि दल बदल जो कानून है उससे संबंधित यदि निर्योग्यता या अयोग्यता संबंधी कोई प्रश्न है, तो उसका निर्णय जो है वह करता है सभापति। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना कि दल बदल से संबंधित आएगा तो उसमें आपको सभापति या अध्यक्ष लगाना है, और जब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की बात आएगी तब आपको राष्ट्रपति पर टिक करना है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। ठीक है। अगला है यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 101(4) में मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं नए संसद भवन की। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है, और इसका डिजाइन विमल पटेल के द्वारा तथा निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नोट दिया है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि नए संसद भवन की क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले इसका आकार जो है वो त्रिकोणीय है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल और नभ को समर्पित है, जिसे क्रमशः कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जो थल को समर्पित है उसका है कर्म द्वार, और जो जल को समर्पित है वह है ज्ञान द्वार, और जो नभ को समर्पित है वह है शक्ति द्वार। इसके निर्माण में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। यह कांसे से बना हुआ है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 तथा राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा में 888 तथा राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई है। सेंगोल सेंगोल की बात करते हैं तो सेंगोल क्या है, तो सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। सेंगोल जो है सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है तथा तमिल संस्कृति की शान है। यह राजदंड 5 फीट लंबा है, और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, और वही राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न आ सकता है कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा किस पर आधारित है, तो वह मोर पर है, और वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो उसका आंतरिक हिस्सा कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद लगा हुआ है। आगे की बात करें तो संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। ठीक है दोस्तों, तो केवल यह मुक्ति जो है सिविल मामलों में है, जबकि आपराधिक मामलों में ऐसा नहीं, मतलब कि आपराधिक अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी में छूट नहीं है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई है। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है, तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता, तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपये दंड स्वरूप देने होंगे।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। ठीक है। फिर संसद के द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो जिसने 2 साल की सजा भोग ली वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। धारा कौन सी है? 8(3) के तहत। किस अधिनियम की? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की। महत्वपूर्ण नोट दिया है कि संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। तो ये अनुच्छेद 120(1) में हमें मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा संसद का पूरा चैप्टर, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो।